जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ एक रैली करने के लिए कोलकाता आते हैं, लेकिन एक 22 साल की सामान्य सी दिखने वाली लड़की ने अचानक से जयप्रकाश नारायण के काफिले को रास्ते में ही रोक लिया और विरोध करते हुए उनकी कार के सामने ही सड़क पर लेट जाती है। इस लड़की का नाम था ममता बनर्जी। दीदी, ओ दीदी। ममता बनर्जी के पिता पमलेश्वर कांग्रेस के समर्थक थे और बंगाल की लोकल कांग्रेस अक्सर अपनी बैठकों के लिए पमलेश्वर के ऑफिस का इस्तेमाल भी किया करती थी। ममता के पिता पमलेश्वर बनर्जी सरकारी ठेकेदार थे और कंस्ट्रक्शन का काम किया करते थे, लेकिन 42 साल की उम्र में ममता के पिता की मौत हो जाती है। ममता के पिता को गैस्ट्रिक अल्सर की समस्या थी। दूसरी तरफ ममता की माँ अक्सर बीमार रहती थी, जिसके कारण घर का सारा काम ममता को ही संभालना पड़ता था। ममता सुबह 3:30 बजे उठती, सारा खाना बनाती, भाई बहनों को तैयार करती और फिर किसी तरह अपने भवानीपुर गर्ल्स हाई स्कूल पहुंच जाती। 1970 में स्कूल से पास आउट होने के बाद ममता जोग माया देवी कॉलेज में एडमिशन लेती है, जहां से उन्होंने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इस वक्त बंगाल में कम्युनिस्टों की सरकार थी और ममता के इस कॉलेज में कम्युनिस्ट छात्र संगठनों का दबदबा था। ममता के इस कॉलेज में कांग्रेस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच तक नहीं थी, लेकिन यहाँ ममता अपने दम पर पहली बार कांग्रेस की पहली ब्रांच खोली। इससे कॉलेज में ममता की लोकप्रियता बढ़ने लगती है और ममता को भाषण देने के लिए दूसरे कॉलेज में भी बुलाया जाने लगा। वहीं ममता अपना घर चलाने के लिए एक स्कूल में पढ़ाती थी और इसके अलावा वह ट्यूशन भी देती थी और उनसे जो पैसा मिलता ममता अपने परिवार को चलाती और अपने कॉलेज की फीस भरती और अपने छात्र संगठन को चलाती। ममता के जोरदार भाषणों ने बंगाल कांग्रेस के नेताओं का ध्यान खींचा, जिससे उनका बंगाल के सीनियर नेता रंजन दास मुंशी, सुब्रत मुखर्जी और सिद्धार्थ शंकर रॉय से मिलना जुलना शुरू हो जाता है। इधर आपातकाल के बाद केंद्र में इंदिरा गांधी की बुरी हार होती है और मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में ऐसा करना अपेक्षित हो। जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई कोलकाता पहुंचते हैं तो ममता बनर्जी ने जयप्रकाश नारायण की तरह की भी यात्रा का विरोध किया और मोरारजी देसाई की कार के पास पहुंचकर काले झंडे दिखाए। ऐसा ही सुब्रत मुखर्जी की लीडरशिप में 1978 से 1983 के बीच कांग्रेस के छात्र परिषद ने कई बड़े प्रदर्शन किए, जिसमें ममता बनर्जी ने इम्पोर्टेंट रोल निभाया। ममता के हाइपर एक्टिव होने के कारण 1978 से 1983 के बीच बंगाल कांग्रेस में ममता का कद बढ़ता चला जाता है। This is wrong. I am not. I cannot destroy the CPM. इधर 1984 में देश में दोबारा से लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाती है। इन्हीं दिनों कांग्रेस को बंगाल की जादपुर सीट पर एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए था जो सीपीआईएम के बड़े नेता सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ सके। जादपुर सीट को सीपीआईएम का गढ़ माना जाता था और कांग्रेस का कोई भी नेता सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था। इस बीच सुब्रत मुखर्जी ने ममता बनर्जी का नाम आगे किया और प्रणब मुखर्जी को फोन करके कहा कि यह लड़की फाइटर है। उधर राजीव गांधी भी सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ किसी एक नए चेहरे को उतारना चाहते थे। इस तरह बंगाल कांग्रेस में ममता बनर्जी के नाम पर सहमति बन जाती है। ममता बनर्जी के लिए यह पहला बड़ा चुनाव था। ममता बनर्जी अपनी रैलियों में सोमनाथ चटर्जी को मामा कहकर संबोधित करती और कहती कि उन्होंने जब मामा से कहा कि मामा आप तो इतनी बार जीते हो, अब तो एक बार मुझे मौका दे दो, तो मामा उनके पीछे कुत्ते छोड़ दिए। ममता की यह बात सुनकर भीड़ खूब हंसती। ममता के इन भाषणों से उनके और जनता के बीच एक कनेक्ट बन जाता है। इस चुनाव में ममता ने अपनी प्रचार में पूरी जान झोंक दी, यहाँ तक कि अपने पोस्टर भी खुद बनाती। इसी बीच सीपीआईएम के नेता सोमनाथ चटर्जी नामांकन पत्रों की जांच के दौरान पहली बार ममता बनर्जी से मिलते हैं। इस दौरान ममता बनर्जी सोमनाथ चटर्जी के पैर छूने को झुकते हैं, लेकिन चटर्जी अनकंफर्टेबल होकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और ममता को ऐसा करने से रोक देते हैं। इसमें कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन ममता ने इस पर विवाद खड़ा कर दिया और कहा कि मेरा अपमान हुआ है। इस एक घटना ने यह दर्शाया कि ममता की उम्र भले ही कम है, लेकिन वो राजनीति को अच्छी तरह से समझती है और उन्हें पता है कि कब क्या करना है। हालांकि सत्ताधारी पार्टी
CPIM और सोमनाथ चटर्जी ने ममता को सीरियसली नहीं लिया। यह मानकर बैठे थे कि जादवपुर जैसी सेफ सीट पर उनकी बड़ी आसानी से जीत होने जा रही है, लेकिन जब चुनाव रिजल्ट आए तो सबके होश उड़ जाते हैं। 29 साल की लड़की ममता ने सोमनाथ चटर्जी जैसे बड़े नेता को पहली बार में ही 19,660 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। लेकिन सांसद बनने के बाद ममता बनर्जी अपनी PhD डिग्री के कारण विवादों में आ जाती है। ममता ने दावा किया था कि उन्होंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट जॉर्जिया से PhD की पढ़ाई की है और यूनिवर्सिटी की तरफ से ममता को 1982 में PhD का प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दिया गया था और वादा किया गया था कि $500 जमा करने के बाद उन्हें ओरिजिनल डिग्री भी भेज दी जाएगी। लेकिन ममता के सांसद बनने के बाद यूनाइटेड स्टेट एजुकेशन फाउंडेशन इन इंडिया ने जानकारी दी कि यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट जॉर्जिया नाम की तो कोई यूनिवर्सिटी अमेरिका में है ही नहीं। बाद में पता चला कि किसी ने ममता से धोखाधड़ी करके PhD के नाम पर पैसे ठगे थे। ঘিরে 1985 সালে 2রা মার্চ দ্য টেলিগ্রাফ সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নাকি ডক্টরেট ডিগ্রি দিয়েছে দ্য ইউনিভার্সিটি অফ ইস্ট জর্জিয়া নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয়। साल 1989 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी एक बार फिर से जादवपुर सीट से चुनाव में उतर जाती है, लेकिन इस बार के CPIM की मिलिनी भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी को 30,900 वोटों से हरा दिया। हालांकि ममता ने सड़क पर लड़ने का रास्ता नहीं छोड़ा, इसीलिए ममता बनर्जी CPIM के निशाने पर रहती है। 1990 में CPIM की लीडरशिप वाली लेफ्ट फ्रंट की सरकार को पश्चिम बंगाल में 13 साल हो चुके थे। इन 13 सालों में कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने बंगाल में कांग्रेस की लीडरशिप वाले ऑपोजिशन को बिल्कुल लगभग खत्म कर दिया था, लेकिन लेफ्ट फ्रंट ममता बनर्जी को किनारे नहीं कर पा रहा था। इस बीच अगस्त 1990 में कोलकाता में पुलिस की एक फायरिंग में 3 लोग मारे जाते हैं। एक हिंसा के खिलाफ 16 अगस्त 1990 को एक बंद बुलाया जाता है, जिसे साउथ कोलकाता में हाजरा में ममता बनर्जी लीड कर रही थी। लेकिन इसी बीच सत्ता पर काबजी लेफ्ट फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडे, लोहे की रोड्स और चेन से इस मार्च पर हमला कर दिया। ममता के सिर से भी तेज खून बहने लगा और उनकी साड़ी खून से लथपथ हो जाती है। ममता की खराब हालत देखकर उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ एक स्कैन में ममता की खोपड़ी में एक सीरियल फ्रैक्चर हो चुका है। ममता की हालत इतनी सीरियस थी कि उनके साथियों को लग रहा था कि अब जिंदा नहीं बचेगी। हालांकि इस हमले में ममता बच जाती है, लेकिन उन्हें पूरे 1 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ता है। 1991 के इस लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को जादवपुर सीट की जगह साउथ कोलकाता सीट से खड़ा किया जाता है, जहां उनका मुकाबला CPIM के नेता बिप्लब दास गुप्ता से था। इस चुनाव में ममता बनर्जी 93,663 वोटों से जीत जाती है। इस बार ममता बनर्जी को नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में सेंट्रल मिनिस्टर का पद दिया जाता है। ममता बनर्जी को ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, यूथ अफेयरनेस एंड स्पोर्ट ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का कैबिनेट राज्य मंत्री बना दिया जाता है। तो हमारा वोटर का मर्जी से आई हुई है, इसी के लिए वोटर्स का जो प्रॉब्लम है ये तुलना मेरे को कर्तव्य है, मैं जरूर तुलेगा। और इधर ममता बनर्जी के बढ़ते गड़ाव के कारण पश्चिम बंगाल के कांग्रेस नेताओं से उनकी खटपट बढ़ती चली जाती है। यह खटपट पहली बार सामने आई 1992 में हुए बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में, जिसकी तैयारी को लेकर कोलकाता के हिंदुस्तान कॉपर गेट्स हाउस में एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में ममता बनर्जी और प्रणब मुखर्जी के बीच में झगड़ा हो जाता है। इस झगड़े के बाद ममता बनर्जी खुद ही बंगाल अध्यक्ष पद के चुनाव में उतर जाती है। एक तरफ पूरी बंगाल कांग्रेस और दूसरी तरफ अकेली ममता बनर्जी। हालांकि इस चुनाव में ममता बनर्जी की हार हो जाती है, लेकिन ममता ने प्रणब मुखर्जी के समर्थन वाले कैंडिडेट सोमन मित्रा को कड़ी टक्कर दी और बहुत कम अंतर से हारती है। यहाँ से ममता बनर्जी और प्रणब मुखर्जी के रिश्ते खराब हो जाते हैं। इधर ममता बनर्जी का कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार से भी मुंह भंग होता जा रहा था। जनवरी 1993 में ममता बनर्जी एक बहरी और गूंगी लड़की के रेप वाले मामले में बंगाल के कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री ज्योति बसु की ऑफिस के सामने धरने पर बैठ जाती है। इस पीड़ित के रेप का आरोप CPIM के ही एक आदमी पर था, लेकिन बंगाल पुलिस ममता बनर्जी के साथ मारपीट कर देती है और उनके बाल पकड़कर घसीटते हुए हिरासत में ले जाती है। हालांकि ममता बनर्जी को आधी रात को छोड़ दिया जाता है, लेकिन यहाँ से ममता को लगने लगा था कि उनकी खुद की कांग्रेस पार्टी के लोकल नेता शायद लेफ्ट फ्रंट से लड़ना नहीं चाहते। ममता ने आरोप लगाया कि लेफ्ट सरकार के खिलाफ लड़ने वाले कई लोगों का नाम कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट में नहीं है और कांग्रेस की तरफ से कुछ अपराधियों को भी टिकट दिया गया है। ममता के विद्रोह को देख कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने ममता को मनाने की कोशिश की, लेकिन 36 घंटे बाद ही लोगों का नाम कांग्रेस की लिस्ट में होता है, जिनका ममता बनर्जी
विरोध करती आ रही थी। इस पर ममता ने गुस्से में खुद को मारने की धमकी तक दे डाली। ममता की इस धमकी के कुछ घंटे बाद ही एक कैंडिडेट का नाम कांग्रेस की लिस्ट से हटा दिया जाता है। 1996 में ममता बनर्जी को कांग्रेस के महासचिव जनार्दन द्विवेदी के घर के बाहर घंटों खड़े रहना पड़ा था, क्योंकि तब जनार्दन द्विवेदी और प्रणब मुखर्जी पश्चिम बंगाल के चुनावों को लेकर टिकटों के बंटवारे में लगे थे। ममता का गुस्सा तब और बढ़ गया जब उनके ज्यादातर समर्थकों को टिकट नहीं मिले। उनकी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह करने के बाद भी ममता कोलकाता सीट से कांग्रेस से ही चुनाव लड़ती है और 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत जाती है। कांग्रेस पार्टी पहली बार गांधी नेहरू परिवार के नेतृत्व के बिना चुनाव में उतरी। परिणाम स्वरूप पार्टी में अपनी पकड़ बनाने की चाहत और गुटबाजी के कारण पार्टी ढलान पर जा पहुंची। अब ममता बनर्जी कांग्रेस के अंदर ही अपना एक अलग फैक्शन बनाती है, जिसे तृणमूल कांग्रेस नाम दिया जाता है। तृणमूल का मतलब होता है ग्रास रूट्स, यानी जमीनी स्तर। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी के भीतर की लड़ाई के वक्त बार बार तृणमूल शब्द पर जोर दिया, लेकिन 1997 में जब कांग्रेस के 416 पदाधिकारी चुने जाते हैं तो उसमें तृणमूल कांग्रेस कैंप के किसी भी आदमी को जगह नहीं दी जाती है। इससे ममता अब कांग्रेस के खिलाफ खुली बगावत कर देती है और कहती है कि लोगों को एहसास हो चुका है कि कांग्रेस का मौजूदा नेतृत्व उन्हें लेफ्ट फ्रंट के भ्रष्ट सरकार से छुटकारा नहीं दिला सकता। इस तरह 23 मार्च 1997 के दिन शहीद ममता बनर्जी कोलकाता में एक बड़ी रैली करती है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। इस रैली में ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि 9 अगस्त 1997 को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक और बड़ी रैली की जाएगी। ममता ने यह दिन बड़ा सोच समझ कर चुना था, क्योंकि इसी वक्त 8 से 10 अगस्त के बीच कोलकाता में कांग्रेस नेशनल लीडरशिप यानी कि IC का सेशन होने वाला था, जिसमें सोनिया गांधी को ऑफिशियली कांग्रेस ज्वाइन कराने का प्लान था। राजनीति में हर एक दल, हर एक जगह पर कौन सी सीट में या पार्टी के स्तर के ऊपर भी कि ब्लॉक के लेवल का कौन होगा, जिले में तालुका लेवल पे कौन होगा, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन हुआ। तो प्रणब मुखर्जी का जो कैंप था उसने हमेशा से इनके लिए पेचीदगी पैदा करी। कांग्रेस की तरफ से ममता से कहा जाता है कि अगर वह ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैली करती है तो यह सोनिया गांधी का अपमान होगा, लेकिन ममता नहीं मानती और उल्टा सोनिया गांधी को भी अपनी रैली में आने का न्योता दे देती है। any plans of contesting a Lok Sabha by-election? फाइनली 9 अगस्त 1997 के दिन ममता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक रैली होती है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड लेफ्ट फ्रंट का गढ़ माना जाता था। यहाँ कोई और पार्टी उतनी भीड़ नहीं जुटा पाती थी जितनी लेफ्ट पार्टियां जुटाती थी, लेकिन ममता ने यहाँ पर भी 3 लाख से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर दिया। इस रैली में ममता ने अपना खुद का एक पैरेलल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसका नाम था तृणमूल कांग्रेस कमेटी। ममता ने कांग्रेस लीडरशिप पर निशाना साधते हुए कहा कि इंदिरा जी नहीं है, राजीव जी नहीं है, अब कांग्रेस में क्या है। ममता ने उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सीताराम केसरी से पार्टी की कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाने की गुजारिश की, लेकिन केसरी नहीं माने। ममता ने ऐलान किया कि उनकी तृणमूल कांग्रेस कमेटी नवंबर में एक मास कॉन्टेक्स्ट प्रोग्राम लॉन्च करेगी और दिसंबर में एक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक रैली करेगी, जिसमें करीबन 20 लाख लोग आएंगे। इस वक्त यह अटकलें चल रही थी कि ममता अपनी खुद की पार्टी बनाने जा रही है, लेकिन 9 अगस्त की रैली में ममता ने इसका कोई संकेत नहीं दिया। उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही सुभाष चंद्र बोस के फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे उदाहरण दिए, जिससे संकेत मिला कि कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती, कि अंदर रहकर इसे साफ करना चाहती है। ममता बनर्जी महाजोट करना चाहती थी, मतलब कि जो एंटी CPM फोर्सेस हैं उनको जोड़ा जाए। प्रणब मुखर्जी का हमेशा उसके लिए वो लचीला हुआ, वहाँ सेकुलरिज्म की बात कही गई कि साहब जो है सांप्रदायिकता एक बहुत बड़ा इशू है, मतलब भाजपा जो है उस महाजोट में न शामिल हो। इस समय कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप में भी कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी को लेकर सवाल उठने लगे थे। कांग्रेस के भीतर ही बहुत से बड़े नेता सोनिया गांधी से पार्टी की कमान संभालने की अपील कर रहे थे। इन नेताओं में ममता बनर्जी भी शामिल थी, जिसके नारे थे केसरी भगाओ, कांग्रेस बचाओ, सोनिया लाओ, देश बचाओ। जब सीताराम केसरी ने ममता को अपनी बेटी बताकर उन्हें मनाने की कोशिश की तो ममता ने कहा उनके पास पहले से ही एक पिता है और दूसरे पिता की जरूरत नहीं है। All along, since 91,
But she was very much reluctant. Undoubtedly, it is a fact. ममता बनर्जी कई बार सोनिया गांधी के घर भी गई, उनसे कांग्रेस को बचाने के लिए पार्टी का अध्यक्ष बनने की मांग करती है। ममता ने सोनिया से कहा कि राजीव गांधी की मृत्यु के बाद पार्टी में एक वैक्यूम है जिसे और कोई नहीं भर सकता, लेकिन आप उनकी पत्नी हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं में आपके परिवार के प्रति एक प्यार और वफादारी है। इस पर सोनिया गांधी ने अपने विदेशी मूल होने का कारण कांग्रेस अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया। सोनिया ने ममता से कहा कि मैं विदेशी हूँ और सभी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। सोनिया गांधी और ममता के बीच अच्छे संबंध थे, इसीलिए ममता ने बंगाल कांग्रेस के झगड़े को सुलझाने में भी सोनिया गांधी की मदद मांगी। सोनिया गांधी भी नहीं चाहती थी कि ममता कांग्रेस छोड़कर जाए, इसीलिए सोनिया गांधी ने पश्चिम बंगाल के इंचार्ज ऑस्कर फर्नांडिस को आदेश दिया कि वह ममता की शिकायतों का समाधान करे। अब ममता और कांग्रेस के बीच एक समझौते की बात होती है। कांग्रेस के बंगाल इंचार्ज ऑस्कर फर्नांडिस एक ड्राफ्ट बनाते हैं जिसमें ममता को बंगाल की इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव होता है और ममता को लोकसभा चुनाव में बंगाल कांग्रेस के 50% कैंडिडेट चुनने की पावर दी जाती है। कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी पर भी सोनिया गांधी का दबाव था कि ममता को कांग्रेस नहीं छोड़ने देनी है, जिसके कारण केसरी इस ड्राफ्ट को स्वीकार कर लेते हैं। इस वक्त ऐसा लग रहा था कि आखिरकार कांग्रेस और ममता के बीच सब ठीक हो जाएगा और ममता कांग्रेस नहीं छोड़ेगी। ऑस्कर फर्नांडिस ने भी ममता को भरोसा दिया समझौते के ड्राफ्ट को जल्द ही पीटीआई को जारी कर दिया जाएगा। 21 दिसंबर को सीताराम केसरी ने ऐलान किया कि ममता पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कैंपेन कमेटी की कन्वीनर होगी, लेकिन सीताराम केसरी ममता को 50% कैंडिडेट्स तय करने की जो बात की थी उनसे पलट जाते हैं और कहते हैं कि ममता केवल चुनाव प्रचार संभालेगी और उनकी उम्मीदवारों को चयन करने की कोई भूमिका नहीं होगी। अब लगभग तय हो चुका था कि ममता अब कांग्रेस से निकलने वाली है। वहीं ममता को पता चल चुका था कि अब कांग्रेस खुद भी उन्हें निकालने पर विचार कर रही है। इसके बाद ममता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है और ऐलान करती है कि वो आने वाले चुनाव तृणमूल कांग्रेस से लड़ेगी। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी हुई थी कि तभी ममता को खबर मिलती है कि उन्हें 6 साल के लिए कांग्रेस से निकाल दिया गया है। ममता बनर्जी ने उन्हें कांग्रेस से निकाले जाने के लिए सीताराम केसरी को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन उनके सहयोगियों ने प्रणब मुखर्जी को इनका असली जिम्मेदार बताया। इसके साथ ही ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग हो जाती है और 1 जनवरी 1998 के दिन तृणमूल कांग्रेस को एक अलग पार्टी का दर्जा और एक चुनाव चिन्ह मिल जाता है। I am going to the election with TMC symbol. So there is no scope, even if there is any proposal from the High Command. You know, High Command means I only consider Sonia Gandhi, not nobody else. This is a Gandhi family, Nehru family. I respect that family, and everybody of this country respects this family because they sacrifice their blood. So if Sonia ji comes, whatever she will tell, I will listen. If Sonia ji don't come, then I don't believe. अपनी अलग पार्टी बनाने के बाद ममता बनर्जी बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ाने लग जाती है। उन्होंने सेव बंगाल फ्रंट बनाया और घोषणा की कि बीजेपी अछूत नहीं है। इधर बीजेपी को भी एक ऐसे ही मौके का इंतजार था। इस तरह 1998 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी और भाजपा दोनों ने ही गठबंधन कर लिया। इस गठबंधन से दोनों पार्टियों को फायदा था। एक तरफ टीएमसी को एक राष्ट्रीय पार्टी का साथ मिल रहा था जो लोकसभा चुनाव के लिए इम्पोर्टेंट था। वहीं इस गठबंधन ने बीजेपी को बंगाल में घुसने का मौका दे दिया, जहां उनकी प्रेजेंस अभी तक ना के बराबर। इस चुनाव में टीएमसी 28 सीटों पर लड़ती है, जिसमें से 7 सीट पर उसने जीत दर्ज की। बीजेपी भी 1 सीट जीत जाती है, वहीं कांग्रेस की केवल 1 सीट आई। इन नतीजों से साफ हो गया कि अब ममता बनर्जी को निकालकर कांग्रेस ने बड़ी गलती कर दी है। चुनाव के रिजल्ट के बाद बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी ने गठबंधन की सरकार बना ली और प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ममता ने इस सरकार को बाहर से समर्थन दिया। इस गठबंधन के कारण मुस्लिम वोटों के ममता से चिटकने का जोखिम था, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी बीजेपी सरकार को समर्थन करती रही। बीजेपी के साथ गठबंधन पर उस वक्त ममता का कहना था कि हर पार्टी की खुद की अपनी विचारधारा होती है, लेकिन वह सेकुलरिज्म पर विश्वास करती है और भरोसा करती है। ममता ने कहा कि देश में कई पार्टियां सेकुलरिज्म को केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करती है और बहुत ज्यादा कम न्यूनल है। Just utilize the secularism. It's a so-called secularism only for the vote purpose. वाजपेयी की पहली सरकार 13 महीने बाद ही गिर जाती है और 1999 में फिर से चुनाव होते हैं। इस चुनाव में टीएमसी की 8 सीटें आती है। ममता बनर्जी ने खुद लगातार तीसरी बार साउथ कोलकाता सीट से जीत दर्ज की और सीपीआईएम के शुभांकर चक्रवर्ती को 2,14,000 वोटों से हरा दिया। देश भर में बीजेपी के गठबंधन एनडीए की 270 सीटें आती है और वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं। मैं अटल बिहारी वाजपेयी
ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। इस जीत के साथ ही ममता बनर्जी भारतीय इतिहास में पहली महिला रेल मंत्री बन जाती है। আমি মমতা ব্যানার্জি লোকসভা সদস্য নির্বাচিত হইয়া लेकिन मार्च 2001 में तहलका मैगजीन के सीटिंग ऑपरेशन के बाद टीएमसी ने एनडीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इस सीटिंग ऑपरेशन में बीजेपी अध्यक्ष बंगारू लक्षण पर रक्षा सौदे के रिश्वत लेने का आरोप लगा। एनडीए से अलग होने के बाद ममता बनर्जी ने 2001 में पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस से गठबंधन कर लिया, लेकिन 188 सीटों के साथ लेफ्ट फ्रंट ने लगातार 8वीं बार चुनाव जीत लिया। वहीं टीएमसी कांग्रेस गठबंधन की केवल 86 सीटें आती है। इस हार के लिए ममता बनर्जी ने चुनाव में धांधली, बीजेपी के बदले की राजनीति और चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया। हालांकि सितंबर 2003 में ममता ने एक बार फिर से यू टर्न लिया और एनडीए में वापस लौट आती है, यानी ममता बनर्जी एक बार फिर से वाजपेयी के खेमे में लौट आती है। पहले उन्हें बिना पोर्टफोलियो का मंत्री बनाया गया और 2004 में उन्हें कोयला मंत्री और खान मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाती है। इस वक्त भाजपा पर गुजरात के 2002 के दंगे करवाने के आरोप लग रहे थे। This is exactly what the authorities hoped would never happen. The streets have become a battleground. The grief and anger at yesterday's murders has boiled over into violence, looting and religious. लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी ने 2004 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ गठबंधन में मिलकर लड़ा, लेकिन इस चुनाव में टीएमसी की केवल 1 सीटें आती है और यह सीट भी खुद की ममता बनर्जी की थी। ममता बनर्जी की बाकी सारे कैंडिडेट चुनाव हार जाते हैं। इस हार के बाद ममता बनर्जी ने 2006 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़ा। इस चुनाव में भी टीएमसी की केवल 30 सीटें आती है, जो 2001 की 60 सीटों के मुकाबले आधी रह जाती है। यह ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर की सबसे बुरी दौर में से एक था। एक तरफ वह सांसद में अकेली थी, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी की सीटें लगभग आधी रह जाती है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसने ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। 2006 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने 1 लाख में दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो बनाने की घोषणा कर दी। इसके लिए पश्चिम बंगाल के कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने टाटा कंपनी को बंगाल में 1000 एकड़ जमीन देने का वादा किया। इस प्रोजेक्ट के लिए सिंधु नाम की जगह को चुना जाता है, लेकिन जब सरकार ने किसानों से जमीन लेना शुरू कर दिया तो हजारों किसान इसके विरोध में आ जाते हैं। अपने लिए मौका देकर ममता बनर्जी ने किसानों का समर्थन कर दिया और भूख हड़ताल कर दी। ममता बनर्जी के इस आंदोलन को मेघा पाटेकर, अरुंधति रॉय और महाश्वेता देवी जैसी सोशल एक्टिविस्ट्स का भी सपोर्ट मिलता है। ममता का यह आंदोलन पूरे बंगाल में आग की तरह तेजी से फैला। One economy killing other is not something that can be called a... लेफ्ट फ्रंट की सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए हिंसा का सहारा लिया। इसमें कई लोग मारे जाते हैं। 18 दिसंबर 2006 की सुबह 7:30 बजे ममता जब धरने पर बैठी हुई थी, तभी उन्हें आंदोलन की 16 साल की एक कार्यकर्ता तपसी मलिक की हत्या की खबर मिलती है। ममता ने एक पत्र लिखते हुए कहा कि तपसी मलिक कल तक मेरे साथ थी, जिसकी आज सुबह 5 बजे रेप के बाद हत्या कर दी गई। ममता बनर्जी ने तपसी मलिक की हत्या की सीबीआई जाँच की मांग की। अंत में उनकी यह मांग मान ली जाती है, लेकिन दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी सीपीआईएम ने दावा किया कि तपसी के पिता ने ही तपसी का रेप किया था, तपसी की हत्या। और इस मुद्दे पर लेफ्ट फ्रंट की सरकार ने इनसेंटिविटी ने पूरे पश्चिम बंगाल में सीपीआईएम सरकार को बदनाम कर दिया, जिससे सिंघुर आंदोलन और तेज हो जाता है। इधर सिंघुर में ममता का आंदोलन चल ही रहा था कि 14 मार्च 2007 के दिन बंगाल पुलिस ने नंदीग्राम किसानों पर गोलियां चला दी। लेफ्ट फ्रंट की सरकार ने यहाँ खेती की जमीन पर एक पेट्रोलियम केमिकल और पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट PCPIR एस्टेब्लिश करना चाहती थी, जिसका लोकल किसान विरोध कर रहे थे। इस विरोध के बीच ही 14 मार्च के दिन सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य के आदेश पर 2500 पुलिसकर्मी नंदीग्राम में घुसते हैं और प्रोटेस्ट कर रहे किसानों पर गोलियां चला देते हैं। इस गोलीबारी में 14 लोगों की जान चली जाती है। ममता ने मौके का फायदा उठाते हुए स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन्स का विरोध किया, जहां पर इंडस्ट्री बनाई जानी थी। इससे लेफ्ट फ्रंट के वह समर्थक भी ममता के साथ आ जाते हैं, जिन्हें लेफ्ट सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ नजदीकी पसंद नहीं आ रही थी। लेफ्ट फ्रंट के सारे मुद्दे उनसे छीन लिए, जिनसे लेफ्ट को किसानों, मजदूरों और गरीबों का सपोर्ट मिलता था। इससे लेफ्ट की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। वहीं ममता बनर्जी एक नए लीडर के रूप में उभरती। 2008 में पूर्वा मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना और सिद्धूर में हुए पंचायत चुनाव में टीएमसी ने बड़ी जीत दर्ज की। इस जीत ने सिंधुर और नंदीग्राम आंदोलन को और रफ्तार दे दी। অতিক্রম করেছি
কিন্তু কোর্টে বিচারাধীন আছে। ममता बनर्जी ने फैक्ट्री के गेट्स के बाहर जाकर धरना देना शुरू कर दिया। 2006 और 2007 के CPIM के कार्यकर्ताओं ने ममता की कार पर बम फेंके और गोलियां चलाई ताकि उन्हें नंदीग्राम में घुसने से रोका जा सके, लेकिन वो असफल रहे। इधर अक्टूबर 2008 में रतन टाटा ने सिंदूर से टाटा का नैनो प्लांट हटाने का ऐलान कर दिया और इसके लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार बताया। सिंदूर और नंदीग्राम के इस किसान मजदूर आंदोलन ने ममता का पॉलिटिकल करियर पूरी तरह से बदल दिया। जो ममता कुछ समय पहले तक संघर्ष कर रही थी, वो अचानक से लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ लड़ने वाला सबसे बड़ा प्रतीक बन जाती है। सिंदूर नंदीग्राम आंदोलन ने ममता और TMC को एक नई इमेज दी, जिसकी उसे बहुत ज्यादा जरूरत थी। সিঙ্গুর আমার ফেভারিট জায়গা, আমার আন্দোলনের একটা বড় অংশ জুড়ে। उस बंगाल में ममता का कोई मुकाबला नहीं रह गया था। साल 2011 में जब बंगाल चुनाव हुए तो ममता बनर्जी ने लेफ्ट के 34 साल पुराने राज को बंगाल से खत्म कर दिया। ममता के गठबंधन ने बंगाल की 294 सीटों में से 227 सीटों से जीत हासिल की। अकेले TMC की 184 सीटें आती है, वहीं उनके गठबंधन वाली कांग्रेस की 42 सीटें आती है। इस हिस्टोरिकल विक्ट्री के साथ ही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पहली मुख्यमंत्री बन जाती है। মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি। यह कहानी थी एक साधारण परिवार से आने वाली लड़की की जो आगे चलकर बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। यह ममता बनर्जी की स्टोरी का पहला पार्ट था। मुख्यमंत्री बनने के बाद की स्टोरी दूसरे यानी कि फाइनल एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।